हाथ में जूता ले लो लेदर का, जो चमारों ने खुद बनाया हो, मजबूत सा, ठीक है, आगरा में जो बना हो, कानपुर में जो बना हो, ठीक है, और उसको पानी में भिगो लो। और जहां ये मिले विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति, इसके सर में इतने मारो कि इसको कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ जाएं, कम से कम मायावती याद आ जाए, कम से कम सम्राट अशोक याद आ जाए, कम से कम ज्ञान के मामले में रैदास और बुद्ध और कबीर याद आ जाए, कम से कम चोखा मेला याद आ जाए, कम से कम वर्तमान समय में आजाद भारत में राजनीति के साइंटिस्ट कहे जाने वाले काशीराम साहब याद आ जाए। आदमी ना अपनी पत्नी का हुआ, वो आदमी ना अपने फ्रेंड का हुआ, न वो आदमी अपने दोस्तों का हुआ, वो आदमी किसी का हुआ ही नहीं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद का पोषक है। अगर मैं तो लल्लन टॉप पे जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो लल्लन टॉप का जो एंकर था उसको जब भी उसको क्रॉस करना चाहिए। तुम इतनी बड़ी आबादी को कैसे कटघरे में क्या नाम खड़ा कर रहे हो? कैसे? हाथ में जूता ले लो लेदर का, जो चमारों ने खुद बनाया हो, मजबूत सा, ठीक है, आगरा में जो बना हो, कानपुर में जो बना हो, ठीक है, और उसको पानी में भिगो लो। और जहां ये मिले विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति, इसके सर में इतने मारो कि इसको कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ जाएं, कम से कम मायावती याद आ जाए, कम से कम सम्राट अशोक याद आ जाए, कम से कम ज्ञान के मामले में रैदास और बुद्ध और कबीर याद आ जाए, कम से कम चोखा मेला याद आ जाए, कम से कम वर्तमान समय में आजाद भारत में राजनीति के साइंटिस्ट कहे जाने वाले काशीराम साहब याद आ जाएं। ये जो व्यक्ति है जिसको आपने जिक्र किया कि विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये इसने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करता है और एक इतने बड़े समाज को, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन इतने बड़े 90% समाज को डिमोटिवेट कर रहा है। इस बात को इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि ये जो ओबीसी समाज है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो 90% बहुजन समाज है, इसके हाथ में सत्ता सौंप दोगे तो ये काम खराब करेगा। अबे उल्लू के पट्टे, मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 बार सीएम रही, मांझी रहे, क्या नाम है, और बहुत सारे लोग रहे। अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है देश के अंदर। अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को गाली दे, इसको तो बीजेपी वालों को लतियाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महिला और शेड्यूल ट्राइब हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद रहे। तो ये हरामखोर ऐसे लोग हैं, इनको जितनी गाली दी जाए, जितना गरिया जाए, जितना जुतिया जाए उतना कम है। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इनके दिमाग में मनुस्मृति है और ऐसे लोग जहां जब और जैसे मिले इनसे अब गरेवान पकड़ करके पूछिए कि ये स्टेटमेंट जो लल्लन टॉप पर बैठ करके तैने दी थी इसका मतलब क्या है। और अब मुझे तो अभी पता चला, मैं तो पढ़ रहा था इसके बारे में, अभी 2-3-4 साल पहले इसकी शादी हुई थी और अभी इसका घरवाली से भी कुछ लपड़ा झपड़ा चल रहा है। तो ये तो नारी विरोधी भी है, ये नारी विरोधी। हाँ, दिसंबर में शादी हुई थी और 4 दिन बाद जुत्रम पुत्रम होने लगी। तो ये नारी विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं, ये क्या नाम है, गरीब विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। ये सिर्फ एक मानसिकता के लोग हैं, 3% लोग विचारधारा के पोषक हैं और इनकी ये खा के इनकी चर्बी चढ़ गई है ना। इस देश का बहुजन समाज जब जागेगा तो ये आगे होंगे जूता ये और बिंद्रा साहब इतिहास में जानते हैं क्या? और भाई साहब इतिहास तो जानते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। इसी का सहपाठी है माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी इसी का पार्टनर है ना। इसी के दौर में खान सर सफर कर रहे हैं, इसी के दौर में विकास दिव्य कीर्ति सफर कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति, ओझा सर, खान सर जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुखर होकर के बोल रहे हैं, क्या इसको पता नहीं है देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर जितने बड़े मूवमेंट हुए क्या बहुजन समाज के या खासतौर से शेड्यूल कास्ट के बिना हो गए? तो ये हरामखोर वीडियो बनाया था बाबा साहब पर जो काफी वायरल हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण अकेली ऐसी जाती है, ब्राह्मणवाद एक अकेला ऐसा वाद है, उसको कहीं से भी दबाओ टाइपराइटर की तरह वो अपने टारगेट पर जाके लगता है। तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों का ये है कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी कर लें, बाबा साहब पे कितने अच्छा भाषण दे लें और तमाम लोगों पे कितने अच्छा भाषण दे लें, राजनीति में आकर के बहुजन समाज पार्टी में मायावती के पैर छू लें, पैरों में बैठ जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन जब बात ब्राह्मणवाद की और अम्बेडकरवाद बात की आएगी तो चुनेंगे ब्राह्मणवाद को ही। तो ये वही लोग हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती ना तो सामाजिक परिवर्तन की, न आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की। तो ये लोग समाज के लिए बिंद्रा और जो संदीप माहेश्वरी है उनमें भी तो आपस में झगड़ा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो विवेक, वो आदमी ना अपनी पत्नी का हुआ, वो आदमी ना अपने फ्रेंड का हुआ, न वो आदमी ना अपने दोस्तों का हुआ, वो आदमी किसी का हुआ ही नहीं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद का पोषक है। अगर मैं तो लल्लन टॉप पे जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो लल्लन टॉप के जो एंकर था उसको जब भी उसको क्रॉस करना चाहिए। तुम इतनी बड़ी आबादी को कैसे कटघरे में क्या नाम खड़ा कर रहे हो? कैसे खड़ा करो? वो लल्लन टॉप, मैं तो कह रहा हूँ लल्लन टॉप को भी इसमें घसीटना चाहिए।
सौरभ द्विवेदी को भी घसीटना चाहिए जो उसका चैनल है। भाई आप इस प्रकार से बड़े चैनल पे बैठा करके किसी आदमी को बुला करके इतने बड़े समुदाय को गाली दिलवा रहे हो, संविधान विरोधी स्टेटमेंट दिलवा रहे हो, और आप उसको क्या नाम रन कर रहे हो अपने चैनल पे, तो इसका मतलब चैनल भी दोषी है उसके लिए। चैनल दोषी कैसा नहीं है? क्या नाम विवेक बिंद्रा को लेकर के अगर वो बोल रहे हैं तो चैनल भी कहीं ना कहीं दोषी है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। कहा जा रहा है इन्होंने एक बड़ा घोटाला स्कीम भी किया है, जो ये बिजनेस की क्लास देते हैं। देखो हो क्या रहा है वर्तमान समय में, आप समझिए इस बात को कि जो आप कह रहे हो उन्होंने बड़ा स्कैम किया है, ये क्या है? ये सरकार के मनमाफिक सरकार के को खुश करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाती है कि शायद हम उसमें से बचे रहें। अब मुकदमे हो रहे हैं बहुत सारे, उस पर क्या नाम है, घर वाले ने मुकदमा कर रखा है, दोस्तों ने मुकदमा कर रखा है, स्कैम का भी चल रहा है, अब उससे बचना भी है, तो इस प्रकार की स्टेटमेंट देके हो सकता है ऐसा बच ले। व्यवस्था के खिलाफ लंबे आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, उस बड़ी व्यवस्था को वो समझा रहे थे, देखिए कैसे कैसे। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि नहीं, कहाँ सर्वश्रेष्ठ है ये बताया ना। सर्वश्रेष्ठ का आधार कोई लेवल कुछ तो होगा। किस आधार पर? एक आपने भाषा बना ली संस्कृत, उस पर कब्जा आप करा, आपने अपने मन मुताबिक धर्म ग्रंथ लिख लिए, वो आपने पढ़ लिए, उनको दूसरों से पढ़ने से वंचित कर दिया। यही श्रेष्ठता है, यही श्रेष्ठता का पैमाना है। एक इतने बड़े समाज को आपने हथियार उठाने से रोक दिया। क्या दिन हिसाब से शूद्र है, 85% आप नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय लड़ेगा, क्षत्रिय जाकर के बिक गए हैं, और उन क्षत्रियों के भी आप सगे हुए नहीं। वो भी परशुराम ने 28 बार जो है उनके माँ के पेट से भी निकाल करके ठाकुरों का वध कर दिया, उन ठाकुरों को भी आप नहीं हुई। तो ये जो 3% लोग हैं, इनको आप समझिए कि ये दुनिया कोई दौलत पे कब्जा करती है, कोई ताकत पे कब्जा करती है, कुछ आदमियों पे कब्जा करती है। एक अकेला समुदाय ऐसा है जिसने 3% ने शिक्षा पे कब्जा किया, उसने नहीं पढ़ने दी शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी इन लोगों ने। तो ये बड़े मनुवादी और पाखंडी लोग हैं, इनको जितना हड़काया जाए, जितना गरिया जाए उतना कम है। और विवेक बिंद्रा के बारे में तो मैं कहूंगा मेरे बदन में आग लग रही है। जहां मिले, मैंने कहा कि जूता हाथ में ले लो और दौड़ा दो ढंग से। विवेक बिंद्रा के पिताजी ने माफी मांग ली है ट्विटर पे आके और कहा है किसी बाबा के बहकावे में आ गया था मेरा बेटा। तो स्टेटमेंट विवेक बिंद्रा के पिताजी ने दी थी या बिंद्रा ने दी थी? अगर कत्ल बेटा कर दो और बाप ये कहे कि मैं माफी मांग रहा हूँ तो कानून माफ कर देगा उसको? हाँ तो नालायक तो है, तो हम भी कह रहे हैं ये तो जब पैदा ही नहीं करना चाहिए तो उसके बाप को। मेरा बेटा किसी पाखंडी बाबा के बहकावे में। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, उसका बाप ही अगर ये कह रहा है बागेश्वर धाम को टारगेट किया। हाँ, बाबा बागेश्वर धाम हो या कोई अन्य दूसरा धाम हो, कोई तीसरा धाम हो, चौथा धाम हो, ये जितने धाम और बेधाम घूम रहे हैं, इन सारे धाम और बदामों का सिर्फ एक ही सिस्टम है। देखो मनुवाद की दो दवाई, जूता पत्थरों और पिटाई। जहां मिल जाओ वहां कूटो, सीधी सी बात है। और घर में घुसने मत दो, मंदिरों में इनके में जाओ मत। और इस प्रकार के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जहां मिले अभी मुकदमा करवाएंगे, उसमें 2-4 FIR होंगी, तो फिर खाल में आएगा, सूढ़ में आ जाएगा ना। नहीं, अभी जब 10-5 FIR पूरे देश भर में होंगी, 10-20-50 FIR होंगी, और कभी नागपुर और कभी बुलंदशहर और कभी दिल्ली और कभी गाजियाबाद और कभी रेवाड़ी और कभी भिवाड़ी जाएगा तारीखों पे, तो सारा ब्राह्मणवाद जो है वो ट्रेन में सफर करते करते निकल जाएगा। चमारों से लड़ाई और OBC से लड़ाई महंगी पड़ेगी। जब जब ऐसा हुआ है, हमेशा मनुवाद को हारना पड़ा है, हमेशा संविधानवाद और ब्राह्मणवाद हारा और हमेशा संविधानवाद और अम्बेडकरवाद जीता है। देखिए मैं पहले इस बारे में अपनी बात स्पष्ट कर चुका हूँ, और मैंने बाकायदा रितु का इसमें इंटरव्यू किया था। रितु ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, और हम तमाम लोगों ने, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। चंद्रशेखर जब जंतर मंतर पर जाटों की लड़कियां, पहलवान लड़कियां बैठी थी, तो वह रात को रुक सकता है, जा सकता है, कह सकता है कि मेरे समाज की बेटियां हैं। तो जब रितु बैठी है तो फिर क्यों नहीं जा रहा है? जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। उसके बाद में चंद्रशेखर ने उस वीडियो को देखा, और वीडियो को देखने के बाद में सहारनपुर में बैठ करके उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें 2-3 पत्रकार हैं और हमारे साथी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, जब वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ बहुजन पत्रकार हैं जो दिल्ली में रितु के प्रोटेस्ट पर ये कह रहे हैं कि वो लोग, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा तो क्या हुआ, इस आंदोलन का कुछ नहीं होना आना है। तो मतलब कहीं ना कहीं तक चंद्रशेखर ने आया तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाद में फिर उसको इग्नोर भी किया है, और इग्नोर करने के साथ साथ कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने का भी काम किया, जिसमें कहा गया है कि उस आंदोलन को छोड़ना खाना नहीं है। तो आप समझिए कि जब जिस आदमी को आना ही नहीं है, आपको जबरदस्ती तो हम लोग करेंगे नहीं, जबरदस्ती तो हम किसी को बुलाएंगे नहीं। सवाल यही खड़ा होता है गजेंद्र भाई कि शेड्यूल कास्ट के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि शेड्यूल कास्ट पर शोषण अत्याचार कोई करता है ना, तो अपने लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तक तो लोग मायावती से शिकायत करते थे कि हमारे शोषण अत्याचार होता है, मायावती जी नहीं आती है, बोलती नहीं है। तो बहन जी को तो चलो 40 साल हो गए राजनीति करते करते, उम्र भी 65-70 साल होने जा रही है उनकी। तो चंद्रशेखर तो अभी 38-39 साल का ही है, हमसे तो कई साल छोटा है, तो उसको तो आना चाहिए, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा क्योंकि बड़ा नेता हो गया। हर जगह जाते हैं ना बेटियों को न्याय दिलाने। हाँ तो वो देखिए, जहाँ वो जाते हैं वो उनको लगता है कि मैं रितु ऑलरेडी अपने आप में सामर्थ है, वो वहाँ जाते हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनकी आवाज बन जाते हैं, या फिर जिनको उनको लगता है अब रितु अपने आप में बोल रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और चंद्रशेखर नहीं आया तो क्या हो गया?
तमाम लोग पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हो, हम लोग पहुंच रहे हैं। आप ही लोग ने बहुजन समाज के जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं आए तो क्या हुआ? तो मैं जबरदस्ती फिर जोर कैसे यार मैं जबरदस्ती थोड़ी जाऊंगा, मैं कह ही तो सकता हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ। मैंने पहले भी अपील किया, अब भी कह रहा हूँ भाई छोटा भैया आना चाहिए, तेरी बहन है, तेरी समाज की है, लड़की के साथ गलत हुआ, आना चाहिए चंद्रशेखर को। और बोल तो पहलवान थी, विदेशों तक में नाम ऊंचा करके आई है। हाँ तो पहलवानों के साथ में क्या हुआ पता है ना भाई। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, इसमें से वीडियो काट के भी रखना। मैं कह रहा हूँ कि जब चंद्रशेखर ने ये कहा कि उस आंदोलन में कुछ नहीं होना है, रीतू वाले आंदोलन, रीतू के आंदोलन का रिजल्ट क्या निकलेगा ये भी आने वाला समय बताएगा, लेकिन पहलवानों के आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला ये पता है सबको। तो चंद्रशेखर उन हारे हुए लोगों के साथ में खड़ा था जिनका रिजल्ट 0/सन्नाटा आया। और जिस आंदोलन को चंद्रशेखर ने कहा कुछ नहीं निकलेगा, उस आंदोलन का कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, और जब निकलेगा तभी बात करेंगे इस मुद्दे। मतलब पहलवान समाज के लिए ज्यादा है, रीतू नहीं है उनकी नजर में। अब हो सकता है भाई जिन लोगों ने गोहाना कांड किया, मिर्चपुर कांड किया और बहुत सारे कांड किए, दलितों घरों में आग लगा दी, तो उस समय का मुख्यमंत्री हरियाणा का ये कहता था मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले जाट हूँ, और जाटों ने दलितों घरों में आग लगाई, उसी समाज की लड़कियों के समर्थन में चंद्रशेखर खड़ा था। तो हो सकता है चंद्रशेखर को लगता है कि नहीं ये तो वो वाले दबंग है, तो और ये तो रीतू तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन नहीं ना जुट पाएंगे। अरे बहुजन जुट कहाँ रहा, तो बहुजन की बात ही करते हैं, मेरी बात सुन रही कहाँ, बहुजन एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है। बहुजन समाज बनाने का मतलब है अपना समय खराब करना, अपनी कोरी कल्पना करना। तो आ सकते हैं ना, चंद्रशेखर भी दलित हैं, डॉक्टर रीतू भी हाँ दलित ये कह सकते हो कि दलित होने, तो दलितों की लड़ाई जब मतलब दलितों की कौन पूछेगा, वहाँ कहीं जाट गुजरों का कोई शोषण अत्याचार होगा तो बच जाएगा चंद्रशेखर, अभी कहाँ जाएगा। लेकिन वो तो कहता है कि हम दलितों का नेता है। नहीं दलितों का नेता होता तो बराबर ही चुके हैं, आया क्यों? तमाम मंचों से कहा है मैं कि कह रहा हूँ ना। क्यों नहीं आ रहे हैं जब इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं? देखिए विनय रतन भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथी हैं, आज भी अच्छे संबंध है उनके साथ हमारे। हमने उनको कॉल किया, वो आए। कल 24 तारीख में मंजीत सिंह नोटियाल आ रहा है, छोटा भाई है हमारा, आया, उसका स्वागत है। उससे पहले भी भीम आर्मी के बहुत सारे लोग आते रहे, हिमांशु आता रहा है, तमाम भीम आर्मी की टीम आती है, उन सब लोगों का शुक्रिया। लेकिन चंद्रशेखर को आना चाहिए था, चंद्रशेखर एक फेस है, उसकी ही आने पर वो उपस्थिति दर्ज होगी भीम आर्मी की। लेकिन चंद्रशेखर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, चंद्रशेखर बेहतर बता सकता है। हमारी इच्छा थी भाई ये छोटा आए, वो बहन है हमारी छोटी, मैंने आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ रहे हैं ना लंबे समय तक। अगर मैंने उसके साथ जो रह करके चीजें देखी और समझी वो ऑन कैमरा नहीं बता सकता। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आप लोगों से कि तथागत सद्बुद्धि दे सबको, और सब लोग मिलजुल करके समाज का काम करें। चंद्रशेखर भी अपना ही है, और रीतू तो खैर मेरे परिवार की छोटी बहन है, और मैं हमेशा से कहता हूँ इसको। रीतू से भी सवाल किया गया कि चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने भी कहा मुझे भी नहीं पता, मैं भी चाहती हूँ कि वो बताए क्यों नहीं आए। किसान आंदोलन में हम रीतू चंद्रशेखर ज्यादातर साथी थे राकेश टिकैत जी के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी रीतू के संपर्क में भी चंद्रशेखर था, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहा है चंद्रशेखर, ये बड़ी बात है। लेकिन हम तो एज ए एल्डर ब्रदर होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते उसका, चंद्रशेखर का ये कह सकता हूँ, सामने होंगे तो समझा सकता हूँ, यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँ कि आना चाहिए, समाज का मामला आना।